हेलो फ्रेंड्स। इस पार्ट के स्टार्ट में हमें पता चलता है कि जोउ जो जी की असिस्टेंट बनी हुई होती है वो कोई रैंडम गर्ल नहीं है, बल्कि वो जी की एक कजन है और उसकी बचपन की स्वीट हार्ट भी है। वो बहुत साल अब्रॉड रहने के बाद अब वापस आई है और जी के साथ टाइम बिताना चाहती है, उसे जानना चाहती है। वो उसकी मॉम से वादा लेती है कि आप जी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगी। जैन आज सैड था तो शिंग उसे अपने साथ एक पॉइंट पर लेकर जाती है जहाँ पर वो पहले जी के साथ आई थी। वो जैन को वहाँ शाउट करने को कहती है ताकि वो अपने दिल का बोझ हल्का करे और हर बात बोल दे। जैन को ये सब चाइल्डिश लग रहा था, लेकिन शिंग उसे ये सब करने का डेयर करती है। तो जैन वहाँ खड़ा होकर दिल खोल के शाउट करता है और अपने मॉम डैड को मैसेज देने की कोशिश करता है कि मुझे एक लड़की मिल गई है जिसके साथ मैं बहुत खुश हूँ। जैन आज अंकल वैन को लेकर शॉक में था। उसे उनकी रियलिटी जो पता चल गई थी कि ये शू ली हैं, तो वो आज उनका सामना नहीं कर सक रहा था। इसीलिए शिंग को घर के बाहर ही ड्रॉप करता है और खुद वहाँ से चला जाता है अपने फ्रेंड्स के पास। और फिर अपने फ्रेंड्स को वो सारी बात बताता है कि किस तरह से अंकल शू ली, जो कि अब अंकल वैन बने हुए हैं, वो उसकी मॉम की डेथ के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो उसके डैड का दिया हुआ जेमस्टोन लेकर भाग गए थे और इसी की वजह से उसकी मॉम का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया था। वो तीनों फ्रेंड्स ही अनाथ आश्रम से पले हुए थे, तो आज वो तीनों दुखी हो जाते हैं और अपने बचपन को याद कर करके बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। उधर डोंग के आदमी आज प्लानिंग कर रहे थे। वो एक डिलीवरी बॉय के थ्रू अंकल वैन से दरवाजा खुलवाते हैं और फिर उन्हें किडनैप करने की कोशिश करते हैं। अंकल वैन को यूं चिल्लाता हुआ देखती है तो शिंग विंडो से नीचे छलांग लगाती है, पेड़ों से लटकती हुई आती है और बहुत अच्छी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हुए उन सारे गुंडों की एक एक करके बहुत ठुकाई लगाती है। डोंग की भी इसी बीच पिटाई लग जाती है। अब सिक्योरिटी वाले आने वाले थे तो वो लोग अंकल वैन को वहीं फेंक कर भाग जाते हैं। शिंग बार बार जैन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो ड्रंक हो चुका था। अगली सुबह जब वो तीनों फ्रेंड्स उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शिंग के साथ क्या हुआ था और अंकल वैन हॉस्पिटल में है। उधर अंकल वैन बैठे सोच रहे होते हैं कि उनकी जवानी के टाइम में एक ऐसी ही लड़की उनकी लाइफ में आई थी। वो बिल्कुल इसी तरह से मार्शल आर्ट लड़ती थी जिस तरह की स्किल्स शिंग के पास हैं। क्या ये दोनों एक ही जगह से आई हुई हैं? इतने में जैन भी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वो सबसे पहले तो बाहर शिंग को मिलता है। शिंग रात सारी जागती रही थी, काफी अपसेट थी, तो जैन को हक करके अपनी पावर्स रीगेन करती है। थोड़ी देर बाद जैन अंदर आता है, अंकल वैन से मिलता है, बिल्कुल वैसे ही बोलता है जैसे वो पहले हमेशा बोला करता था। बहुत अच्छा नाटक करता है कि जैसे उसे अंकल वैन के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो उनकी बहुत फिक्र करता है। जबकि दूसरी तरफ डोंग को दिखाते हैं, उसकी हालत काफी खराब थी और मिस ली उसका काफी मजाक उड़ाती है कि इतने सारे गुंडों को साथ लेकर गए थे, फिर भी एक लड़की से पिटाई खा कर आ गए हो। उधर जैन अपने फ्रेंड से कहता है कि ये सारा कुछ अब बिजनेस नहीं रहा, बल्कि ये बदले तक पहुंच चुका है, और उनसे कहता है कि हम आज ही वो बॉक्स खोलेंगे। उनको वो बॉक्स खोलने भेज देता है और खुद अंकल वैन को कुछ टेस्ट्स कराने के बहाने से हॉस्पिटल में रोकी रखता है। हॉस्पिटल में जी भी आया हुआ था। वो जैन से बहस करता है कि तुम्हारी वजह से शिंग एक दफा फिर से खतरे में पड़ गई है, और यहाँ पर उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। लेकिन जोउ आगे बढ़ती है, जी को बचाती है, उसे प्रोटेक्ट करती है, कहती है ही इज माइन। और उसके बाद जी शिंग को बाहर लेकर जाता है, उसे समझाता है कि ये लड़का तुम्हारे लिए डेंजरस है, तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन शिंग कुछ भी नहीं सुनती, कहती है कि जब जब जैन को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। ये सब सुनने के बाद ये तो चला जाता है, जबकि जैन पास आकर कहता है कि आज तुम मुझे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि ब्रो ज्यादा लग रही हो। उधर घर पर किन ने वो बॉक्स ढूंढ लिया था। उसका पहला लॉक तो ओपन कर लिया था, अब उसकी गिमिक ओपन करनी थी। उसे ये पता चल गया था कि उस पर 3 डिजिट्स का एक कोड लगता है, और अब वो डिजाइन तो जैन के डैड ने किया था, तो जैन को कुछ आइडिया था कि मेरे डैड के लिए सबसे स्पेशल नंबर कौन सा था। वो वही नंबर उनको बताता है और वो लगाने से वो बॉक्स फौरन खुल जाता है। उस बॉक्स में कुछ स्पेशल नजर नहीं आया था, सिर्फ एक फोटो थी और उसके नीचे एक पेपर था, उस पर कुछ नक्शा या कोई ड्राइंग बनी हुई थी। वो उन दोनों चीजों की फोटोज लेते हैं और उन चीजों को वापस रख देते हैं। उधर जी जोउ से कह रहा होता है कि तुम्हें देखकर आज मुझे एक बचपन की फ्रेंड याद आ गई, वो हमेशा तुम्हारी तरह से ही मुझे प्रोटेक्ट किया करती थी। इतने में मिस ली जी को कॉल करती हैं और उसकी असिस्टेंट से एक अपॉइंटमेंट लेना चाहती थी कि शिंग भी साथ जरूर आए। उसने एक बर्थ चार्ट बनवाना था, लेकिन वो लोग शिंग को साथ लाने से मना कर देते हैं। उधर अंकल वैन एक और बात भी नोटिस करते हैं
कि कभी भी शिंग ने सॉक्स नहीं उतारी होती। उन्हें याद आता है कि वो मेरी जवानी वाली लड़की, उसमें भी कुछ ऐसी ही बात थी। वो कहती थी कि जब तक कोई मुझसे शादी नहीं कर लेता मेरे पैर नहीं देख सकता। अब अंकल सोचने लगते हैं कि इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है। उधर ज़ेन जाता है सीधा मिस ली की तरफ। पहले तो उन्हें गाड़ी के नीचे देने से डराने लगता है। उसके गुंडे आकर ज़ेन को पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर मिस ली उसे छुड़ाती है, उससे बात करती है। ज़ेन को काफ़ी गुस्सा था। वो कहता है कि आप जानती थी कि मैं मिस्टर गाओ का बेटा हूँ, तभी मुझे इस सब में यूज़ किया। अब जब मेरा टाइम आएगा तो आप याद रखना कि औरत होने की वजह से मैं आपसे कोई नरमी नहीं करूँगा। जबकि ये फैसला करता है कि वो कॉफ़ी शॉप वाली मिस ली काफ़ी मिस्टीरियस है, आज क्यों ना उससे एक मुलाकात कर ही ली जाए। वो सीधा वहाँ जाता है अपनी असिस्टेंट के साथ, और पहले तो उसे ऐसे सिग्नल्स देते हैं कि जैसे हमारे बॉडीगार्ड्स आने ही वाले हैं। और फिर इशारों इशारों में वो मिस ली से कह देता है कि तुम्हारा ज़ेन के साथ जो भी अंडरग्राउंड बिजनेस चल रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन कभी शिंग को हाथ लगाने के बारे में मत सोचना। मेरे जरिए तुम उसी तक पहुंचना चाहती थी। मैं बहुत पावरफुल फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, शिंग को बचाने के लिए कुछ भी कर दूंगा। जबकि दूसरी तरफ ज़ेन और शिंग दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं, एक दूसरे को रिचार्ज करते हैं, कुछ देर बातें करते हैं, इकट्ठे टाइम बिताते हैं और उसके बाद खाना खाने के लिए बाहर निकल जाते हैं। काफ़ी देर मार्केट में घूमते फिरते रहते हैं और उसके बाद एक जगह गाना भी गाते हैं और अपने सारे बिताए हुए टाइम को याद करते हैं। जबकि ये अगले दिन बहुत सालों बाद अपने डैड के ऑफिस में जाता है। कोई भी असिस्टेंट उसे नहीं पहचान रही थी क्योंकि वो तो वहाँ आता ही नहीं था। और फिर बाद में जी अपने डैड के सारे पुराने वर्कर्स को इकट्ठा करता है और उन्हें एक टास्क देता है। ज़ेन की कंपनी का नाम बताता है, कहता है कि ये क्या काम करते हैं मुझे पता चलाना है। और उसे पता चल जाता है कि ये तो एक शेल कंपनी है। असल में तो ज़ेन एक ज्यूल हंटर है, रेयर जेम स्टोन्स इकट्ठे करता है और उसका काम बहुत डेंजरस है। अब जी को याद आ जाता है कि एक दफ़ा शिंग ने उसे एक स्टार स्टोन का बताया था। उसे लगता है कि शायद ज़ेन उसी स्टोन के पीछे शिंग के पीछे पड़ा है। जबकि अंकल वेन उन्हें बॉक्स खोलते ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये सेटिंग मेरे स्टाइल वाली नहीं थी। यकीनन किसी ने बॉक्स ओपन कर लिया है, लेकिन किसने किया है इसके बारे में वो कुछ नहीं कह सकते थे। उधर ज़ेन जब अंकल वेन के लॉकर वाली वो फोटो देखता है तो उस लेडी को देखते ही उसे आंटी यून याद आ जाती हैं जो जंगल में हुआ करती थी। उनका भी ऐसा ही एक मॉडर्न ड्रेस वाला उसने एक स्केच देखा था। अब वो लोग सोचने लगते हैं कि क्या वो कान कहीं शिंग के जंगल वाली साइट पर तो नहीं जिसके बारे में हम तलाश करना चाहते हैं। फिर अगले ही दिन जी शिंग को अपने साथ खाने पर बुलाता है। ज़ेन भी उसके साथ चला जाता है और उसके बाद जी साइट पर ले जाकर शिंग को कहता है कि ज़ेन को तुमसे सिर्फ स्टोन चाहिए, वो एक जूल हंटर है। लेकिन शिंग उसकी कोई बात नहीं सुनती, कहती है कि तुम जो भी कहो ठीक है, वो पैसे से प्यार करता होगा लेकिन उससे ज़्यादा मुझसे करता है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इतने में उन लोगों को मैसेज आता है, अंकल वेन ने उनको एक बार में बुलाया था, वो अपनी बर्थडे मनाना चाहते थे। लेकिन ये सारी अंकल वेन की एक चाल थी। वो उसी फोटो के कई सारे प्रिंट निकलवा कर बैठे थे, जगह जगह उसे छुपा देते हैं और सोचते हैं कि अगर ज़ेन ने ये फोटो पहले ही देख ली है तो वो इसे देखकर छुपाने की कोशिश करेगा, और अगर नहीं देखी तो क्यूरियस होगा और मुझसे कोई क्वेश्चन करेगा। बार के बाहर ज़ेन और जी दोनों आपस में बात करते हैं। जी कहता है कि शिंग को तुम पर भरोसा है, ठीक है, मैं उसकी खातिर तुम पर एतबार करता हूँ, बस उसका ख्याल रखना। जबकि ज़ेन कहता है कि मैं भी तुमसे लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता, मुझे पता है शिंग का तुमने अच्छा ख्याल रखा है और तुम उसके यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड हो। आई होप कि हम दोनों में अब लड़ाई नहीं होगी। फिर अंदर बैठकर वो सारे लोग इकट्ठे काफ़ी इंजॉय करते हैं, केक काटते हैं, गाने गाते हैं। इसी बीच वो फोटो नीचे गिरी हुई ज़ेन को नजर आती है तो वो उसे अपने पैर से छुपा लेता है और उसके बाद वो लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलने लग जाते हैं और ड्रिंक भी करते हैं। यहाँ पर ज़ेन अंकल वेन से क्वेश्चन करता है कि आपको लाइफ में कभी कोई पछतावा है, कोई गलत काम किया आपने? अंकल कहते हैं हाँ है तो सही। और उसके बाद अंकल की बारी आती है और वो ज़ेन से एक ट्रुथ पे क्वेश्चन करना चाहते थे। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।